तो मैं बच्चों डॉक्टर एमजे सर, हम पढ़ रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और पहले जो है कि लेक्चर में हमने पढ़ लिया है कि जो पुष्प के भाग हैं उसमें हमने दो भाग की स्टडी कर लिया है, यानी बाह्य दलपुंज और दलपुंज का। क्योंकि हमने बताया था कि पुष्प में टोटल 4 भाग होते हैं, जो क्या क्या है। सबसे बाहर का जो चक्र या घेरा है जिसको बाह्य दलपुंज कहते हैं, दूसरा जो भाग होता है वह दलपुंज, और तीसरा आपका भाग है पुमंग, चौथा क्या है सबसे अंदर वाला भाग जायांग। तो 2 की स्टडी हमने कर लिया था लेक्चर 1 में। आज जो है कि मेरा सेकेंड लेक्चर है, आज जो बचा हुआ जो है 2 पार्ट्स है उसकी स्टडी करेंगे। तो चलिए हम हेडिंग देते हैं पुमंग। पुमंग जिसको हम कह सकते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम तो ये क्या होता है बच्चों, यह जो है पुष्प का जो बाहर से तीसरा जो है घेरा या चक्र होता है। जैसे सबसे बाहर का घेरा ये है, बाहर से दूसरा घेरा यह हो गया, बाहर से तीसरा घेरा या चक्र यह है। तो कह रहा है कि यह पुष्प का बाहर से तीसरा घेरा या चक्र होता है। तो याद रखना पुमंग क्या होता है, ये पुष्प का बाहर से तीसरा घेरा या चक्र होता है। पुमंग को जो है कि हम नर अंग भी कहते हैं। तो पुमंग को पुष्प का नर अंग कहते हैं। नर अंग कहते हैं। लेकिन बच्चों ये बाहर से तीसरा घेरा है, इस घेरे में जो एक संरचना होगी उसको जो है पुमंग की इकाई कहते हैं, और जो पुमंग की इकाई होती है उसको हम पुंकेसर कहते हैं। तो इस तरह पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है। तो पुमंग की इकाई पुंकेसर जिसको इंग्लिश में स्टेमन कहते हो, स्टेमन होती है। अब जो है कि हम एक स्टेमन का जो है स्ट्रक्चर से देखेंगे बच्चों, आए समझ में। यानी कहने का सेंस है पुमंग की जो इकाई है क्या है, स्टेमन है। अब एक स्टेमन को हम देखेंगे। हाँ ये भी है बच्चों को कह रहा है कि जो स्टेमन होती हैं इनकी संख्या जो है कि भिन्न भिन्न पुष्पों में अलग अलग होती है। यानी अलग अलग प्रजाति के जो पुष्प होंगे उनमें इनकी संख्या और लेंथ जो है भिन्न भिन्न होती है। तो पॉइंट याद रख सकते हो कि विभिन्न प्रकार या विभिन्न प्रजाति लिख सकते हो। विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाइयाँ भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न होती हैं, यानी अलग अलग पुष्प रहेगा तो उसमें जो है आपका जो पुंकेसर है यानी प्रत्येक स्ट्रक्चर्स इनकी संख्या और लेंथ क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है। अब हम एक पुंकेसर की स्टडी करेंगे। तो पुंकेसर हेडिंग दे सकते हो। पुंकेसर स्टेमन। तो स्टेमन को बच्चों पुष्प का नर भाग कहते हैं, नर अंग नहीं। पुमंग को तो नर अंग कहा गया, लेकिन जो है कि इसकी जो इकाई है पुंकेसर, इसको नर भाग कहा जाता है। तो लिख सकते हो इसे पुष्प का नर भाग कहते हैं।
नरंग नहीं, याद रखिएगा। और एक पुंकेसर को अगर हम देखें एक स्टेमन के, तो उसके जो है कि मुख्यतः दो भाग होते हैं। तो लिख सकते हो, एक पुंकेसर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। चलो अब एक पुंकेसर बना रहे हैं। देखो भाई, पुंकेसर यह एक पुंकेसर रहा। इसका यह भाग जो है बच्चों एंथर या परागकोश कहलाता है, यानी इसका फर्स्ट पास कर सकते हो परागकोश, जिसको एंथर कहते हैं इंग्लिश में। यह जो परागकोश है ना बच्चों, ये बाई लोब्ड होता है। देख रहे हो, एक लोब यह है और एक लोब यह, यानी द्विपालिक होता है। क्या होता है यह द्विपालित कह सकते हो, बाई लोब्ड होता है। और बच्चों एक लोब में जो है, अगर कट करके देखोगे तो एक लोब में जो है दो कोष्ठक होते हैं, यानी दो थीका होते हैं, तथा प्रत्येक पाली में, पाली का मतलब जो है कि लोब, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक यानी इसको हम थीका कहते हैं, थीका होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? अगर जो है कि यह एंथर है, तो एंथर में जो है दो लोब तो दिखाई दे रहा है, द्विपालित हो गया। और इस लोब में जो है कि एक लोब में आपका दो कोष्ठक होता है, एक यहाँ पर कर सकते हो और एक यहाँ पर, आए समझ में। उसी तरह एक कोष्ठक यहाँ पर रहेगा, एक कोष्ठ यहाँ रहेगा। तो यानी यह जो है कि प्रत्येक जो है लोब आपका द्विव कोष्ठक होता है। क्या होता है? द्विव कोष्ठक, यानी दो कोष्ठक होता है ना, यानी यह द्विव कोष्ठक कह सकते हो। लिखिए वो कि यह द्विपालित होता है, दो लोब दिखाई दे रहा है, और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं, अर्थात कह सकते हो, अर्थात द्विव कोष्ठक होते हैं। तो प्रत्येक पाली जो क्या होता है? द्विव कोष्ठक होता है, डाइथिकस होता है, याद रखिएगा। और जो है कि एक लोब में आपको जो है कि जो दो थीका है, इस थीका में जो है स्पोरेंजियम पाया जाता है, लघु बीजाणुधानी। तो इस तरह जो है कि प्रत्येक जो है कि लोब में दो लघु बीजाणुधानी है। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं, जिसका जो है कि हम स्टडी आगे कर देंगे। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानी जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। यानी एक पाली जो है आपका, इसमें दो जो है कि माइक्रोस्पोरेंजियम है, लघु बीजाणुधानी है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? 4। अतः कह सकते हो, अर्थात
एक पराग कोश में टोटल 4 लघु बीजाणु धानी पाए जाते हैं। अर्थात एक पराग कोश में 4 लघु बीजाणु धानी, 4 लघु बीजाणु धानी, यहाँ से आगे बढ़ा दे रहे हैं, 4 लघु बीजाणु धानी होते हैं। और लघु बीजाणु धानी बच्चों आगे चल के जो है कि पालन सैक बनाता है, आज समझ में, जिसमें जो है कि पालन ग्रेन जो है स्टोर रहते हैं। तो ये भी पॉइंट ऐड करते रहें। लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी आगे चलकर, यानी आगे विकसित होकर लिख सकते हो, आगे चलकर पालन सैक बनाती हैं, पालन सैक बनाती हैं, जिनमें पराग कण भरे होते हैं, भरे होते हैं। अब कहोगे सर इतना क्या लिख दिए? तो देखो बच्चों, यह जो आपका पराग कोश है ना, यह जो है कि स्टेमन का जो है, यानी पुंकेसर का सबसे जो है कि मेन भाग होता है। इस पराग कोश को देखा जाएगा तो इसमें जो है कि 2 लोब हैं, एक लोब यह, एक लोब यह। तो इस तरह इसको जो है कि द्विपालित कर दिया गया है, आज समझ में। और प्रत्येक पाली में जो है, प्रत्येक लोब यानी प्रत्येक लोब में जो है 2 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 2। यहाँ पर जो एक कोष्ठक है, एक कोष्ठक यहाँ पर है, 2 कोष्ठक होते हैं, यानी कह सकते हो द्विव कोष्ठक। प्रत्येक जो है कि आपका लोग क्या होता है? द्विव कोष्ठक, आज में। अब करता है प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु धानी भी होते हैं, यानी यहाँ जो कोष्ठक है ना, इसी में लघु बीजाणु धानी भी होते हैं। तो प्रत्येक जो है कि पाली में 2 लघु बीजाणु धानी है। तो 2 पाली में है तो कितने लघु बीजाणु धानी हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो इस तरह कह सकते हो एक पराग कोश में, यानी पूरा एक पराग कोश में 4 लघु बीजाणु धानी होते हैं। यह लघु बीजाणु धानी आगे जो चलकर जो है वह पालन सैक में, आज समझ में, बदल जाते हैं। पालन सैक जो है कि ऐसा जो है गुहा होता है जिसमें पराग कण भरे रहते हैं, और वह परागकण फिर जो है कि आपको जो है कि बाहर निकलते हैं इससे, तो परागण में है वजह है कि भाग लेते हैं, जो आगे आपको बताएंगे इसमें। तो यह तो आपका एक भाग हो गया पराग कोश। दूसरा इसका भाग है बच्चों, यह इसको कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं? तंतु या फिलामेंट। यह आपका जो है कि तंतु होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हो? फिलामेंट। तो तंतु के बारे में देख लिया जाए, चलो देख लिया जाए तंतु के बारे में। ये तो आपका क्या था? पहला परागकोश था, परागकोश, जिसको हमने पढ़ लिया अभी, एंथर। और यह तंतु जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। देखो बच्चों, यह जो तंतु है, ठीक है, यानी दूसरा भाग तंतु है, फिलामेंट। यह क्या है? यह सिलेंडर जैसा है, आज समझ में, यानी लंबा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है, धागे जैसा है। तो लिख सकते हो यह लंबा धागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, धागे जैसी संरचना होती है, हाँ, पूछा जाता है कि यह जो तंतु है, इसका जो है कि यह जो भाग है जिसको समीपस्थ भाग कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं? समीपस्थ भाग।
और यह भाग क्या है आपका दूरस्थ भाग, याद रखना, दूरस्थ भाग। समीपस्थ भाग को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल एंड, और इसको कहते हैं डिस्टल एंड। तो आपसे पूछा जाता है कि तंतु का जो समीपस्थ भाग है या प्रॉक्सिमल एंड है, यह पुष्प के जो है कि कहाँ से अटैच होता है। तो देख रहे हो कि यह जो है आपका क्या है, यही तंतु है, आए समझ में, यह परागकोश है। तो तंतु यह जो है कि एक्चुअली जो है कि यह थाइलमस से अटैच होता है, यानी तंतु का जो है यह जो भाग है जिसको समीपस्थ भाग कर रहे हैं, यह किससे अटैच है, थाइलमस से। तो पूछा जाए समीपस्थ भाग जो है तंतु का किससे जो है कि अटैच होता है, तो बताइएगा थाइलमस से। तो लिख सकते हो तंतु का समीपस्थ भाग, समीपस्थ भाग पुष्प के पुष्पासन, पुष्पासन जिसको आप थैलेमस कर रहे हो, पुष्पासन से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। या कभी कभी जो है बच्चों यह जो है पुष्पासन से न जुड़कर जो है इस दलपुंज पर भी अटैच होता है, आए समझ में। तो ये भी लिख सकते हो, या करके लिख सकते हो समीपस्थ भाग, समीपस्थ भाग पुष्प दलपुंज, दलपुंज, दलपुंज से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। ये आपके बुक में दिया है इसलिए इसको भी याद रखना है, आए समझ में। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका ये तंतु है उसका जो समीपस्थ भाग है वह तो प्रायः इस थैलेमस पर तो होता ही है, लेकिन कभी कभी जो है कि इस दलपुंज पर भी अटैच होता है, यानी जुड़ा रहता है। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा, पूछा गया है, इसमें नीट का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हमने देख लिया कि आपका जो है पुमंग क्या है। लास्ट बचा है आपका जायांग, जो चौथा है आपका। तो जायांग के बारे में देख लेते हैं। जायांग, तो जायांग क्या है बच्चों, देख रहे हो पुष्प का सबसे जो है कि आंतरिक भाग होता है, अंदर वाला भाग होता है। चौथा जो भाग है जायांग, जिसको गाइनोसियम कह रहे हो, गाइनोसियम लिख सकते हो। यह पुष्प का सबसे अंदर का भाग होता है, अंदर का भाग या चक्र होता है। जायांग को जो है क्या कहते हैं, मादा अंग कहते हैं। तो जायांग को मादा अंग कहते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे पुमंग की इकाई होती थी उसी तरह जायांग की भी इकाई है, यानी जायांग भी जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बने होते हैं, संरचना से, जो जायांग की इकाई कहलाती है। और जायांग की इकाई को हम स्त्री केशन कहते हैं। तो इस तरह जायांग की इकाई स्त्री केसर, स्त्री केसर, इसको इंग्लिश में कहते हो कार्पेल या पिस्टिल होती है। यानी स्त्री केसर से मिलकर क्या बनते हैं, जायांग। आए समझ में, तभी तो जायांग की इकाई स्त्री केसर हो जाएगी। स्त्री केसर को क्या कहते हैं, नर नहीं, स्त्री केसर को कहते हैं मादा भाग। क्या कहते हैं, मादा भाग। मादा अंग तो जायांग को, लेकिन स्त्री केसर जो इसकी इकाई है उसको हम कहते हैं मादा भाग।
तो लिख सकते हो स्त्री केसर को मादा भाग कहते हैं, यानी पुष्प का। आए समझ में। अब हम जो है यहाँ ये भी देख सकते हैं स्त्री केसर के भाग, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बच्चों कुछ टर्म्स हैं जिसको हम जान सकते हैं। कह रहा है कि अगर किसी जायांग में एक ही स्त्री केसर है तो उसको कहते हैं मोनोकार्पिलरी। आए समझ में। कुछ हिंदी टर्म्स हैं बच्चों, थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा हिंदी हमको दिक्कत हो रही है, तो इसलिए जो है कि मोनोकार्पिलरी कहते हैं जिसको, एकांडपी याद रखो। अगर जो है कि कह रहा है कि जायांग में केवल एक स्त्री केसर है तो उस जायांग को कहते हैं मोनोकार्पिलरी या उसको एकांडपी कहते हैं। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। यदि जायांग में केवल एक स्त्री केसर होती है या होती है तो उस जायांग को मोनोकार्पिलरी, इसको पहले हिंदी लिख रहे हैं बच्चों, जायांग को एकांडपी इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोकार्पिलरी। यानी कह रहा है कि यदि जायांग में केवल एक स्त्री केसर होती है तो उस जायांग को एकांडपी या मोनोकार्पिलरी कहते हैं। आए समझ में। लेकिन अगर किसी जायांग में जो है बच्चों एक से अधिक स्त्री केसर है तो उसको जो है कि हम बहुअंडपी या पॉलीकार्पिलरी जायांग कहेंगे। तो ये भी याद रखिए, यदि जायांग में बहुत मतलब अधिक, आए समझ में, बहुत से स्त्री केसर हों, स्त्री केसर मतलब कार्पेल्स मतलब है, कार्पेल हों तो उसे मतलब उस जायांग हो तो उस जायांग को मल्टी कार्पिलरी यानी बहु एकांडपी कहते हैं। बहु अंडपी बच्चों, बहुअंडपी मतलब पॉलीकार्पिलरी कहते हैं। तो याद रखिए बच्चों, अगर किसी जायांग में केवल एक ही स्त्री केसर है तो उस जायांग को हम जो एकांडपी कहेंगे। लेकिन अगर जायांग में बहुत से स्त्री केसर हैं, आए समझ में, तो उस जायांग को हम क्या कहते हैं, बहुअंडपी, पॉलीकार्पिलरी। आए समझ में। अब कह रहा है कि अगर बहुअंडपी जायांग है, आए समझ में, यानी एक जायांग में एक से अधिक स्त्री केसर हैं तो फ्री भी हो सकते हैं या आपस में जो है क्या हो सकते हैं, वह संयुक्त भी हो सकते हैं। तो अगर फ्री होते हैं तो उनका नाम कुछ अलग होता है, और जो है कि जब आपस में जुड़े होते हैं तो उनका नाम कुछ अलग होता है। तो यानी कह रहा है कि जो बहुअंडपी हैं, बहुअंडपी जायांग में यदि बहुअंडपी जायांग में सभी स्त्री केसर
स्त्री केसर यानी कार्पेल्स कह सकते हो, कार्पेल्स स्वतंत्र हो तो इसे एपोकार्पस कहते हैं। तो इसे वियुक्तांडपी, इसको इंग्लिश में बच्चों एपोकार्पस कहते हैं। एपोकार्पस कहते हैं। जैसे आपको दिया है चंपा माइकेलिया में, जैसे माइकेलिया को चंपा कहते हैं। माइकेलिया यानी चंपा में, चंपा। तो चंपा एक फ्लावर होता है, चंपा चमेली, उसको इंग्लिश में माइकेलिया कहते हैं। उस माइकेलिया में कह रहा है कि जितने स्त्री केसर होते हैं ना, वह सब जो है कि फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। तो वह आपका जो है कि अवस्था क्या कहलाता है? वियुक्तांडपी, एपोकार्पस। तो पूछा जाए एपोकार्पस कंडीशन किस में होता है? तो माइकेलिया में। लेकिन अगर मान लो कि जितने बहुअंडपी हैं जायांग, उसमें जो है कि अगर सभी स्त्री केसर आपस में जुट गए तो उसको हम कहते हैं सिंकार्पस। तो ये भी जानिए, यदि बहुअंडपी जायांग में बहुअंडपी जायांग में सभी स्त्री केसर आपस में संयुक्त लफ्ज़ आपस में सटे होते हैं, संयुक्त होते हैं, तो इसे सिंकार्पस को बच्चों हम कहते हैं युक्तांडपी सिंकार्पस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों? तो इसका एग्जाम्पल है आपका पैपावर सोमनीफेरस, याद रखिएगा, पैपावर सोमनीफेरस जो धतूरा होता है, ठीक है। तो पैपावर जो है कि ऐसा जो है कि पौधा होता है जो बहुअंडपी होता है, आज में एक से अधिक जो है कार्पल्स होते हैं, और सभी कार्पल्स जो है क्या होते हैं आपके एक साथ मिले होते हैं, इसलिए उसको युक्तांडपी भी कहते हैं। अब बच्चों जो है हम जो है कि एक कार्पल के बारे में देखेंगे। अभी तो हमने देखा कि जो है कि जो जायांग की इकाई आपका कार्पेल है या स्त्री केसर है, वह किस अवस्था में कैसे कैसे कहाँ पाए जाते हैं उसको देखा। लेकिन वास्तव में जो है कि अगर एक स्त्री केसर को देखा जाए तो उससे कितने भाग होते हैं वो अभी हम देख ले रहे हैं यहाँ पर। तो एक स्त्री केसर का हम जो भाग देखेंगे। स्त्री केसर के भाग यानी पार्ट्स ऑफ ए कार्पल, एक कार्पेल या पिस्टिल का भाग देखेंगे। तो इसके मुख्यतः जो है ना बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3, जैसा हम यहाँ बना रहे हैं। देखो बच्चों, यह एक कार्पल रहा, ठीक है।
यानी जो आपका जायांग है उसी की इकाई जो है कार्पल है। इसका सबसे ऊपरी जो भाग होता है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यानी स्त्रीकेसर के जो है कितने भाग होते हैं बच्चों? 3 भाग, 3 भाग, ठीक है, 3 भाग होते हैं। इसमें जो है कि सबसे पहला जो है ऊपर की तरफ होता है वर्तिकाग्र, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्टिग्मा। स्टिग्मा तो स्टिग्मा होता क्या है? यह सबसे शीर्ष वाला भाग है। आए समझ में? इस पर जो क्या होते हैं कि जो पराग कण होते हैं वह लैंड करते हैं, यानी इस पर अवतरित होते हैं, उतरते हैं। आए समझ में? तो लिखोगे यह सबसे शीर्ष वाला भाग होता है, यह सबसे शीर्ष वाला भाग है, ये करता क्या है? यह पराग कणों के लिए अवतरित, उतरने वाला, अवतरित लैंडिंग प्लेटफॉर्म। अवतरित को क्या कहते हैं बच्चों? देख रहे हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। इसमें हिंदी नहीं लिखा हमने। अवतरित यानी यह पराग कणों के लिए अवतरित मंच। इंग्लिश लिख दे रहे हैं इसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है। यानी इस पर जो है कि जो पराग कण आते हैं तो इस पर उतरते हैं, इसलिए कह रहा है पराग कणों के लिए अवतरित मंच या लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो वर्तिकाग्र के बारे में इतना ही बता सकते हो। दूसरा आपका जो भाग है बच्चों, या इसको कहते हैं स्टाइल, यानी इसको इंग्लिश में वर्तिका कहते हैं, हिंदी में वर्तिका और इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। तो यह जो है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है आयसोज में, जो वर्तिकाग्र के नीचे पाया जाता है। तो यह दीर्घ या दीर्घीकृत क्या होता है? दीर्घीकृत पतला स्ट्रक्चर है, दीर्घीकृत पतली संरचना है जो वर्तिकाग्र के नीचे होती है, जो वर्तिकाग्र के नीचे होती है। तो इसके बारे में बस इतना ही लिखना है बच्चों। ऐसे में यह एक दीर्घीकृत पतली संरचना है, लंबा है, पतली संरचना है जो वर्तिकाग्र के नीचे होती है। तीसरा इसका पार्ट्स है बच्चों आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। इसको इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी। ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है क्योंकि इसी के अंदर जो है आपका मादा जो है युग्मक बनता है। तो पहला पार्ट आपका वर्तिकाग्र, दूसरा पार्ट है इसका स्टाइल यानी वर्तिका, और तीसरा पार्ट्स क्या है? अंडाशय या ओव्यूल, अंडाशय या ओवरी। तो ओवरी क्या है? सबसे नीचे वाला भाग है, चौड़ा भाग है, फूला हुआ भाग है। तो इसके बारे में लिख सकते हो। अंडाशय के बारे में लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है? बाकी तो आपने पढ़ लिया। 2 ये आपने बताया है क्या है आपका, ये कौन सा भाग? वर्तिकाग्र। पहला भाग था जिसको हमने पढ़ लिया है। तो अंडाशय के बारे में लिखिएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग या सबसे प्रमुख भाग होता है, यानी पूछा जाए
कि जो स्त्री केसर है इसका सबसे प्रमुख भाग क्या है, तो अंडाशय। और क्या होता है, यह आधार की तरफ है, आधारीय फूला हुआ भाग, फूला हुआ भाग होता है। यानी यह स्त्री केसर का जो है आधारी, यानी नीचे की तरफ पूरा स्त्री केसर है, उसका आधारी जो फूला हुआ भाग होता है। इसके अंदर जो गुहा होता है ना बच्चों, उस गुहा को कहते हैं आप जो है अंडाशयी गुहा। तो लिख सकते हो अंडाशय के अंदर अंडाशयी गुहा या कोष्ठक जिसको इंग्लिश में लोक्यूल कहते हो, होती है। और इस कोष्ठक के अंदर जो है बच्चों, यह जो कोष्ठक के अंदर होता है प्लेसेंटा होता है, जिस पर बीजांड लगे होते हैं। तो लिख सकते हो कोष्ठक के अंदर, यानी कोष्ठक का मतलब अंडाशयी जो गुहा है, तो कोष्ठक के अंदर अपरा का मतलब प्लेसेंटा बच्चों, प्लेसेंटा होती है, जिस पर बीजांड जिसको ओव्यूल कहते हैं, आगे पढ़ेंगे सब, ओव्यूल जुड़ा होता है, बीजांड या ओव्यूल लगे रहते हैं। अब देखो बच्चों, जो इसके अंदर कोष्ठक होता है ना, उसके अंदर जो है कह रहा है कि प्लेसेंटा है, और उस प्लेसेंटा से जो है कि बीजांड, यानी इससे बीजांड इसके अंदर लगे रहते हैं। आए समझ में। अब कह रहा है कि बीजांड की संख्या जो है एक भी हो सकती है, या एक से जो है कि अधिक हो सकती है। अगर एक बीजांड होगा तो एक ही बीज बनेगा, जैसे कि मैंगो में हुआ, धान में, गेहूं में। आए समझ में। लेकिन अगर एक से अधिक बीजांड रहेगा तो एक से अधिक सीड बनेंगे फल में, जैसे वाटरमेलन है, तरबूज है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। ये सब पॉइंट याद रखना है अंडाशय वाले पॉट में। यदि अंडाशय में एक बीजांड होता है तो एक बीज बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? एक बीज। तो एक बीज बनते हैं। जैसे आम, गेहूं, धान आदि, ये सब दिया है कि अगर जो है मान लीजिए कि अंडाशय के अंदर केवल एक बीजांड है तो उस फल में कितने सीड बनेंगे? तो एक। जैसे आम हुआ, गेहूं हुआ, धान। लेकिन अंडाशय में जो है एक से अधिक जो है बीजांड है तो एक से अधिक सीड बनेंगे। जैसे कह रहा है यदि अंडाशय में एक से अधिक बीजांड हों तो
अधिक सीड बनते हैं, अधिक बीज बनते हैं। जैसे किसमें एक से अधिक बीज बनेगा बच्चों, बता सकते हो? तरबूज, और किसमें बनेगा? आर्किड्स, जो एग्जांपल दिया है, आर्किड ऐसे समझ बच्चे, तरबूज हुआ, आर्किड हुआ, और भी एग्जांपल होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह का आने का बच्चों कि आपका जो है पुष्प के जो है जितने भाग रहा आपने देख लिया, और प्रत्येक भाग में जो है कि जो यूनिट है उसको हमने देख लिया। अब इसके आगे जो मेरा स्टडी होगा उसमें जो है कि एक एक डिटेल पढ़ेंगे। जैसे बीजांड आया है तो बीजांड का स्टडी करेंगे, फिर जो है कि आपका जो है कि लघु बीजाणुधानी आया उसकी स्टडी करेंगे। तो फिर हम अगले जो है कि लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स बच्चों। हाँ, अगर जो है कि किसी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है तो बच्चों आप जो है कि कमेंट में जो है उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स बच्चों।